प्रणाम। प्रारंभ ही नहीं, परिणाम के आज के इस अंक में हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक रिपोर्ट देखें, फिर आगे की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करार दिया। इसी धारा के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर गिरफ्तारी होती रही है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें कमेंट के चलते लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर विचारों की अभिव्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन धारा 66 को रद्द किए जाने पर सरकार को आपत्ति है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को कायम रखा है। सन 2012 मुंबई में फेसबुक पर शिवसेना नेता बाल ठाकरे के खिलाफ कमेंट करने पर 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, जिसका देश भर में विरोध हुआ। इसके बाद श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, लिहाजा ऐसे मामलों में गिरफ्तारी न की जाए। तब इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दिशा निर्देश जारी किए कि ऐसे मामलों में एसपी रैंक के अधिकारी ही गिरफ्तारी का आदेश दे सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी एक मामला सामने आया जिसमें आजम खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल फैसले पर रेणु श्रीनिवासन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये अभिव्यक्ति की जीत है, अब लोग खुलकर बोलेंगे। श्रेया सिंघल ने एक्ट के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर आरोप लगाए कि ये उनका अपना राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने अपील की कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए, लेकिन लोग अपनी बात कहने से पहले जेल के डर से सहम जाएं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। क्योंकि 66A में ये तक नहीं बताया गया कि आपत्तिजनक क्या होगा। जाहिर है कि अब फैसले का मतलब ये है कि अगर कोई आपत्तिजनक सामग्री इंटरनेट पर दिखती है तो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ अदालत में आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकता है। आपने देखी अभी रिपोर्ट। धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी। कुछ इस प्रकार की टिप्पणी या इससे मिलती जुलती टिप्पणी अनेकों समाचार पत्रों में आज छाई हुई थी, लेकिन आम आदमी, क्योंकि यह फैसला कहीं ना कहीं टेक्निकल है, हम फिर कह रहे हैं कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हम किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। एक चर्चा करने की कोशिश है, वो भी आम आदमी के तहत, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं। जो कानूनविद हैं वो तो इन चीजों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन आम आदमी की एक मजबूरी होती है, वो इन टेक्निकलिटीज में नहीं जा पाता है, वो तो यहीं फंसा रह जाता है। वो एक गाना है ना कि क्या कहें क्या ना कहें, ये कैसी मुश्किल है, और कोई तो बता दे इसका हल है। तो इस प्रकार की चर्चा को शुरू करने से वकील साहब, एडवोकेट डीडी त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीडी त्रिपाठी जी फोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आजाद खालिद जी भी जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ शिवसेना से हरगोविंद अरोड़ा साहब हैं। आप तीनों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं शुरुआत एडवोकेट साहब आपसे करना चाहूंगा कि क्या आम आदमी कैसे समझे कि उसका दायरा कहां तक है, उसको क्या खुशी मिली इस 66A के हटने से, और कुछ मिली भी अथवा नहीं। एडवोकेट डीडी त्रिपाठी साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस पर खुशी होने या नाराज होने की कोई ऐसी बात नहीं है जी। हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, मैं उस जजमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा जी।
उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे आगे कि उसमें जजमेंट में है क्या आगे। जी। सबसे पहले सर, सन 2012 में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है जी। श्रेया सिंघल जो एक लॉ स्टूडेंट थी, उसने ये PIL फाइल करी। जी। PIL फाइल कोई भी आदमी कर सकता है जहां पे एट लार्ज पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ। जी। तो चूंकि इस मसले में पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि हाँ ये मामला समझने लायक है, इस मामले में कुछ किया जाने लायक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने PIL एडमिट करी और बाकी की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें उन्होंने नोटिस इश्यू किए। ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद सर 16 मई 2013 को जी सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करी। उस एडवाइजरी में ये था कि इस सेक्शन के तहत अंडर सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट किसी भी व्यक्ति को तब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको अरेस्ट करने के लिए IG रैंक का या DCP रैंक के किसी अधिकारी का रिकमेंडेशन नहीं होता है। उससे पहले गिरफ्तार नहीं कर सकते, उससे पहले उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये 2013 में लागू हुआ। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइजरी जारी करी। एडवाइजरी जारी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पे कोई अंतिम मुहर नहीं लगाई। जी। उसके बाद 26 फरवरी 2015 को इस मामले में बहस होती है और अदालत अपना निर्णय सुरक्षित कर लेती है और 18/3/2015 को सुप्रीम कोर्ट ये अपना मैटर रिजर्व करते हुए 24 मार्च 2015 को ये फैसला सुनाती है कि धारा 66A IT एक्ट की ये असंवैधानिक है। धारा 66A असंवैधानिक है, ये फैसला करते हुए 66A को लगभग समाप्त कर दिया गया, ये कहा जाए। ठीक है साहब, मैं एक स्पष्ट कर दूं इससे पहले कि मैं आजाद खालिद साहब के पास जाऊं। आम जनता, वैसे तो ज्यादातर लोगों को इस समय मालूम ही है, लेकिन हम थोड़ा सा विस्तृत विवरण इसका प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। 66A जो IT एक्ट की धारा है, उसके तहत पुलिस जो है वो फेसबुक, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक, ध्यान दीजिएगा, आपत्तिजनक, कष्टपरक, असुविधाजनक पोस्ट डालने वाले को गिरफ्तार कर सकती है। उसके तहत 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, नहीं कहूंगा था, जो कि अब हट गया। खालिद साहब, जो ये मामला चला उसकी जड़ में जाने के लिए, मतलब कहां से जड़ में जाना शुरू करें, ऐसी क्या चीज आ गई अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कि लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। और अब क्या मैं खुश हूं कि अब मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं कुछ भी बोलने के लिए मुझे फ्रीडम है, या अभी भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं? सिर्फ उसको समझने का फर्क है। 66A नहीं तो मार्केट के अंदर या कहूं कानून के अंदर 69A आज भी मौजूद है। खालिद आजाद साहब, देखिए, मैं कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगा कि A to Z जैसे मंच पे आप इन मुद्दों को लाते हैं जो बहुत समाज से जुड़े हुए हैं, और खासतौर से आम आदमी बहुत अनजान है उनको लेके, लेकिन आम आदमी से सीधे तौर पर वो जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे एक सतत प्रक्रिया के तहत हम तरक्की कर रहे हैं और मंच बदल रहे हैं, मंच बढ़ रहे हैं, बदल भी रहे हैं, उनका प्रारूप बदल रहा है। जो सोशल मीडिया के नाम पे एक बहुत बड़ा मंच क्रिएट हुआ है, उससे भले ही लोग कम जुड़े हैं, हमारी आबादी के अनुपात में जो लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं उनकी आबादी भले ही बहुत कम हो, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो इतना मतलब फास्ट है, इतना जबरदस्त है कि उसको नाप पाना बहुत मुश्किल है। तो अभिव्यक्ति की आजादी अगर हम कहें तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती जा रही है। अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन जो जिम्मेदारी है, अभी हम सोशल मीडिया पे कोई चीज पोस्ट करते हैं और जरा सी देर में वो इंग्लैंड में भी पढ़ी जाती है और वो सारी दुनिया में पढ़ी जाती है। तो सवाल ये जो आपने कहा कि मैं खुश हूँ या क्या हूँ, ये बड़ा अजीब आपने दुविधा में डाल दिया। भाई मैं क्या समझूं वो, और मैं एक चीज आधा मिनट का समय आपका और लूंगा। कोर्ट ने जो जजमेंट देते हुए कहा है, कोर्ट ने 66A को असंवैधानिक करार दिया है। इसे मनमाना, शब्दों पर गौर कीजिएगा, इसे मनमाना, अतिरेक और असंगत बताया। बोलने एवं अभिव्यक्ति के अधिकार, असहमति के अधिकार और जानने के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए इसको टोटल
तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया। खालिद साहब, हाल के दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक रोल है वो हमारे देश के अंदर उसकी जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिस तरह से हाल के दिनों में अदालत ने खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने एक रोल अदा किया है वो बड़ा सराहनीय है। और बड़ा उसको देखा जाए तो देश के तमाम चीजों को अगर देखा जाए, आम आदमी की आस को देखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात को देखा जाए, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, कोल ब्लॉक है और तमाम चीजें अगर देखा जाए, काले धन को लेके जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती और बहुत तुरंत जिसे कहना चाहिए कार्रवाई करते हुए और डिसीजंस दिए हैं और डायरेक्शंस दिए हैं, वो अपने आप में ऐसा लगता है कि देश के लिए बहुत जरूरी है। और ये अगर असंवैधानिक घोषित किया है तो अदालत ने बहुत सोच समझ के और मुझे लगता है बहुत जरूरी रहा होगा उसके बाद ही ये निर्णय लिया है और यकीनन वो देश हित में और जनहित में ही रहा होगा। जी, लेकिन खालिद साहब अभी भी आम आदमी ये समझने की पोजीशन में नहीं है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर 66A तो हटा ली गई है, बाकी 69A और दुनिया भर की धाराएं आज भी मौजूद है। वो क्या समझे, वो कैसे समझ पाएगा कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं? वो तो फंसा हुआ है अभी बीच में। आपकी बात पे आ रहा हूँ। अभी हमारे देश में बहुत चीजें एक अजीब हो रही हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहस की जरूरत है और बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। हमारे आदरणीय अधिवक्ता जी बैठे हैं बराबर में आपके और आप भी बहुत जिसे कहते हैं नब्ज को पकड़ते हैं लोगों की। और आमतौर पर मैंने आपसे जब भी बात की है तो मैंने देखा कि आप जो समाज के उन मुद्दों को उठाते हैं जो बाकी बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ एक मामूली साइकिल चोर पकड़ा जाता है, बहुत टॉपिक हट जाएगा लेकिन वो मैं वहीं आऊंगा जहाँ पे है मामूली पकड़ा जाता है और उसको लेके हमारे यहाँ बहुत खबरें भी छपती हैं, पुलिस उसको 2 मिनट में अरेस्ट करके और कोर्ट में पेश कर देती है। बहुत बड़े घोटालेबाज लोगों को पकड़ने में 17 बार पुलिस सोचती है, 17 बार सरकार सोचती है। हमारे यहाँ एक किसान जो 200 बीघे का जमींदार है उसके ऊपर 200 रुपए का अगर लगान या आपाशी या जल का टैक्स रुका हुआ है, एक सीजनल अमीन है जो कि रेगुलर भी नहीं है सरकारी आदमी, वो उसे जीप में डाल के ले जाता है और ले जाके 14 दिन के लिए जेल में डाल देता है। एक बहुत बड़ा उद्योगपति जो करोड़ों रुपए हजम करे बैठा है, फैक्ट्री लगाई खा के बैठा हुआ, उसके काले शीशे के अंदर घुसने की हिम्मत पुलिस की नहीं होती। अभी व्यक्ति की आजादी के नाम पर भी जब हम खबर चलाते हैं तो हमें पाबंदी होती है कि जो बड़े लोग हैं उनकी हम निजता पे ना जाए। अक्सर सलमान खान नाराज हो जाते हैं, अक्सर और लोग नाराज हो जाते हैं। तो जो आजादी है अभिव्यक्ति की उसको भी डिफाइन करने की मुझे लगता है इस वक्त बहुत जरूरत है। कि ऐसी स्टेज आ गई है कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं या वो कहाँ से शुरू होती हैं या वो कहाँ खत्म होती है, इनको भी शायद इस पे भी बात होनी चाहिए। हम अगर समाज में रह के किसी को सरेआम गाली नहीं दे सकते, मुंह दर मुंह अपशब्द नहीं कह सकते, तो सोशल मीडिया पे भी कोई ना कोई ऐसे नॉर्म्स शायद होने चाहिए या उसकी परिभाषित होना चाहिए कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी आखिर वो शुरू कहाँ से होती है, आखिर वो खत्म कहाँ पर होती है। ये भी एक ऐसी स्थिति आ चुकी है बात। जी खालिद साहब, मैं ब्रेक पर जाना है मुझे, उससे पहले मैं एक प्रतिक्रिया आपसे जरूर चाहूंगा कि जो रविशंकर प्रसाद हैं मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमें विचारों की अभिव्यक्ति पर तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये 66A हटाने को, इस धारा को या इस कानून को हटाने पर सरकार को आपत्ति अवश्य है, उसके बारे में पुनर्विचार होगा या मंथन करेंगे या कुछ और अमेंडमेंट करेंगे। ये रविशंकर प्रसाद जी की प्रतिक्रिया रही। इस पर आपकी प्रतिक्रिया ब्रेक से पहले। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो उनका क्या रुख है, सरकार का रुख है या उनका अपना निजी है? अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे, हमने बहुत नजदीक से देखा कि कोई नेता कोई बात कहता है, भले वो कितना बड़ा मंत्री हो या कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो, अक्सर सरकारें और अक्सर पार्टियां उनको ये कह के हट जाती हैं कि ये उनका निजी मामला। आप 2-4 महीने कई ऐसे मामले देख लें। तो सबसे पहले इस पर यह तय करना होगा क्या ये सरकार का स्टैंड है, क्या दोबारा से सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने आ रही है? ये भी एक अपने आप में आपने देखा होगा दोबारा से सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने आ रही है। जी खालिद साहब, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मजबूरी, मुझे एक ब्रेक पर जाना होगा और उम्मीद है आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हमें सदैव इसी प्रकार मिलता रहेगा। अब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अगली चर्चा शिवसेना से पधारे हरगोविंद अरोड़ा जी के साथ शुरू करेंगे। लौटते हैं एक के बाद। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.atoznewschannel.com.
के बाद आपका फिर से स्वागत है। हरगोविंद जी, देखा जाए तो ये जो निर्णय आया है इसकी जड़ में कहीं ना कहीं आप लोग हैं, अर्थात आपकी पार्टी है। कारण सीधा सा जब बाला साहब ठाकरे जी का निधन हुआ और उसके बाद जिस प्रकार बॉम्बे मुंबई बंद हुआ, उससे आहत 2 लड़कियां, शायद रेणु श्रीनिवासन, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, और शाहीन, उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर हुए और उसके बाद ये शायद PIL डाली गई और जो भी आज निर्णय आया। पहले आप बताएं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस विषय को लेकर? कुलदीप जी, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ना तो मैं अधिकृत हूं ना मैं सक्षम हूं। हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं मूल जड़ के अंदर आप हैं। मूल जड़, अब अभिव्यक्ति की आजादी को परिभाषित किस ढंग से किया जाएगा? बहुसंख्यक लोगों को यदि उनकी भावनाओं को या किसी वजह से किसी भी इंसान की उससे ठेस पहुंचती है तो क्या हम उसको आजादी की आड़ में छूट दे देंगे, अभिव्यक्ति की आजादी में? और जहां तक रहा प्रश्न कि उन लोगों ने कहा था कि मुंबई डर से बंद हुई है जी, बाला साहब का आदर न केवल मुंबई में न केवल महाराष्ट्र में अपितु पूरे विश्व में लोग उनको भगवान जितना आदर देते हैं। अब यदि उन्हीं जिन्हीं लोगों ने, और मुंबई डर से बंद नहीं थी, मुंबई बाला साहब के प्यार, बाला साहब के आशीर्वाद और बाला साहब के सम्मान में बंद थी जी। और जहां तक उन जिन लोगों ने इसको डर की संज्ञा दी, उनके इष्ट देव या उनके गुरु या उनके माता पिता के विषय में कोई ऐसे शब्द बोलता तो क्या उन्हें आपत्ति ना होती? उस समय अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ जाती? आपके कहने का अर्थ ये है कि जो भी प्रतिक्रिया इन 2 लड़कियों ने की थी उससे कहीं ना कहीं आप लोग अर्थात शिवसेना के फॉलोअर्स के अंदर नहीं, आप, मैं थोड़ा सा आपके शब्दों में सुधार करना चाहूंगा। केवल शिवसेना के फॉलोअर्स नहीं, बाला साहब का आदर राजनीति से उठकर हमेशा हुआ है और भविष्य में होता रहेगा। मुंबई को जिन लोगों ने बंद रखा वो केवल शिवसेना से ताल्लुक या शिवसेना की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं थे, उनमें कांग्रेसी भी थे, भाजपा के लोग भी थे, राष्ट्रवादी के लोग थे। बंद रखवाया गया नहीं, लोगों ने आदर पूर्वक बंद रखा। लोगों ने आदर पूर्वक बंद रखा। जी त्रिपाठी जी, आप सहमत हैं? हालांकि आपका बिल्कुल फील्ड दूसरा है, लेकिन बावजूद इसके आप सहमत हैं किस हरगोविंद जी की प्रतिक्रिया से? सर्वप्रथम हरगोविंद जी की प्रतिक्रिया से मैं सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ इस लिहाज से कि बाला साहब की जो व्यक्तिगत छवि थी, मेरे हिसाब से, मैं एज एन एडवोकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी छवि भी एक सर्वमान्य नेता के रूप में थी और ज्यादातर लोग उनका आदर करते थे। और इतने बड़े स्तर पे अगर बंद हुआ है तो वो हम मानेंगे कि ज्यादातर लोगों की उसमें कंसेंट थी। अच्छा, अब मुझे बताइए, इसका मतलब जितना भी हमने अभी आजाद खालिद साहब से बात की या आपसे जो भी चर्चा का लब्बुल हुआ, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा सीमित होता है, कि कानून 66A तो हटा दिया गया, इसका मतलब यह है कि अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है, अभी भी कुछ प्रतिबंध या कुछ कानून बने रहेंगे अगर किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल साइट्स पर की जाती है। देखिए सर, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में हमने प्रजातंत्र अपनाया था जी जी। और प्रजातंत्र में सबसे मूलभूत चीजें होती हैं व्यक्तिगत आजादी और पर्सनल लिबर्टी को सबसे ज्यादा उसमें ध्यान से रखा गया है। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स कहीं न कहीं इनसे जुड़े हुए होते हैं। तो और जैसा कि आपके पत्रकार महोदय ने भी बड़ा अच्छा उसका वर्णन किया था, तो वो चीजें निरंतर डेवलप हुई हैं। ये जो कानून बने हैं, जो IT एक्ट बना है, ये एक दिन की सोच का नतीजा नहीं है। ये जैसे जैसे परिस्थितियां बनती हैं उसी हिसाब से सरकार एक कानून बनाती है और उस कानून को डिफाइन करने का जो जिम्मा है, उस कानून की वैलिडिटी का जिम्मा वो कोर्टों का होता है। देखिए, मैं बात को रोकना चाह रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, एक मिनट, जो स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं, जिस प्रकार की आजकल कॉमेडी के नाम पर जो भोंडापन चल गया है, इसको क्या कहेंगे? ये अभिव्यक्ति की आजादी है, कुछ भी करने दिया जाए? क्योंकि आपने पहले कई बार देखा होगा, जब कुछ फिल्मों पर कुछ लोग प्रतिबंध की मांग करते हैं कुछ आपत्तिजनक दृश्यों अथवा भाषा के कारण, तब अनेकों, बल्कि मैं कहूं पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ खड़ी हो जाती है कि अभिव्यक्ति की आजादी हमें चाहिए, हम पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? इन जैसे जो इस प्रकार के कुछ फूहड़ अच्छे भी कार्यक्रम आते हैं, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन इन फूहड़ता के विरुद्ध आप क्या कहेंगे हरगोविंद जी? अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ इन फूहड़ कार्यक्रमों पर तो तत्काल से
प्रतिबंध क्यों लगना चाहिए? मेरा जहां तक मानना है कि 90% आबादी घर में बैठकर ऐसे प्रोग्रामों को नहीं देख सकती और आने वाली जनरेशन पे इसका बुरा असर पड़ता है। और जहां तक अभिव्यक्ति की आजादी का सोशल मीडिया में रहा, कल को कुछ सिर फिरे लोग यदि भारत माता का सोशल मीडिया पे अपमान करते हैं तो क्या उसको सहन किया जाएगा? नहीं, उसमें मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं आपको कि जो 69A है, जो 69A है धारा, जो अभी भी है, बरकरार है, उसके तहत सरकार उन साइट्स को ब्लॉक कर सकती है जिससे देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा आदि पर नहीं कि प्रभाव पड़ता। मेरे कुलदीप जी ज्ञान के अनुसार उन साइट्स पर तो प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन जो साइट्स खुली हैं, गलती यहाँ पर भी किसी साइट ने नहीं की थी, गलती फेसबुक ने नहीं की थी, गलती उस फेसबुक को इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति ने की थी। तो उनके विषय में क्या रहेगा जी? 69A तो एक हमें कोई जिस पर आपत्ति है उसको कर सकती है ना बंद। जो लोग उसको आपत्तिजनक उस पर अपना वायरल कर रहे हैं, उसको डाल रहे हैं, उनके विषय में क्या है जी? त्रिपाठी जी, सर जैसा हमारे भाई साहब ने बताया, मैं उसी बात पे आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो भी मूलतः केवल ये नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये 66A असंवैधानिक है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये धारा कई मामलों में यही नहीं पता है कि इस धारा में कौन अपराधी है और अपराध का निर्धारण कैसे किया जाए। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये धारा वेग है और इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो 66A पे जजमेंट आया है, जो क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो एक साधारण निर्णय नहीं है, वो एक टेक्निकल निर्णय भी है। ये हमारी सरकार की खामी है, कानून बनाने वालों की खामी है कि उन्होंने ऐसा कानून बनाया और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफियर करके और उसको क्वेश्चन करना पड़ा जी, उसको क्वेश्चन करना पड़ा जी। हरगोविंद अरोड़ा जी, एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं कि ये जो भी निर्णय आया, और त्रिपाठी जी आपके लिए भी, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं शरद यादव जी, उन्होंने तो सीधे सीधे इस निर्णय की निंदा की है। उन्होंने सीधा कहा कि वो गलत है। और जो शिवसेना के हरगोविंद जी, जो आपके दल के नेता हैं संजय राउत जी, उन्होंने ये जरूर कहा है कि ये मतलब वो भी सहमत होते नजर नहीं आए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि जी, जो अगर मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति अदालत के विरुद्ध कुछ कहता है तो अदालत की अवमानना हो जाएगी। क्या अदालत उसमें कार्यवाही नहीं करेगा? फिर अगर कोई हमारे विरुद्ध कुछ कहता है, राजनेताओं के या किसी और के विरुद्ध कोई कुछ कहता है, तो फिर उसमें इस प्रकार का अड़ंगा या रोड़ा या प्रतिबंध क्यों? कुलदीप जी, अब इसको तो परिभाषित करना फिर बहुत ही कठिन हो जाएगा ना जी। एक रास्ते पे चलने वाले आम व्यक्ति की तो कहीं मर्यादा रह नहीं गई, उसके ऊपर तो कोई भी अपना व्यंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। रसूखदार कोई व्यक्ति होगा जिसके हाथ पे किसी भी चीज का डंडा होगा, तो कल को वो अपनी बात में, ये तो देश में डबल स्टैंडर्ड हो गए ना जी। फिर त्रिपाठी, डबल स्टैंडर्ड हो गए सर, डबल स्टैंडर्ड हो गए। ये तो अपने हिसाब से चीजों को परिभाषित करने की बात हो गई। हमारा संविधान जब बना था, जब हमारा कानून बना था, तो उस टाइम कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि इस तरह की चीजें होंगी और ये डबल स्टैंडर्ड है या उसका किसी और के लिए गलत उपयोग होता है। ये तो सर हर जगह गलत उपयोग हमेशा चलता रहता है। उसको डिफाइन करने का और उसमें सुधार करने का काम सरकारों का है। इसमें अदालतों का कोई काम नहीं है। नहीं, लेकिन अदालत ने तो जो कानून बनाया वो सरकार ने ही बनाया ना। अब अदालत को आकर अगर इंटरफेयर करना पड़ा, बेहतर ये नहीं होता। हम फिर वही बात है, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन जैसा आपने कहा, जो पहले भी 2013 के अंदर जो आया था कि भाई आईजी या डीसीपी की परमिशन के बिना कोई एक्शन ना लिया जाए, अरेस्ट ना किया जाए, अगर उसी प्रकार की चीजों को कानूनी जामा पहना दिया जाता तो शायद आज ये आवश्यकता ना पड़ती, या लोगों को भी कहीं स्वयं संभल कर चलना चाहिए, बोलना चाहिए। अपना दायरा कुछ तो लोगों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपना दायरा है। हमें ये ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि हमें पूरी अभिव्यक्ति की आजादी मिल रही है। मतलब इसमें तो ये हो गया जी, अब अगर हम कोई ऐसे शब्द बोलेंगे तो अब उस पर भी बोलना तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन अंकुश है, उन्हें मालूम है कि वहां नहीं बोला जा सकता जिनके हाथ में डंडा है। किसी महान राजनेता के विषय में आप जो भी बोल दीजिए, आपको आजादी है, लेकिन किन्हीं ऐसे लोगों के विषय में आप बोलेंगे तो आप अभी अरेस्ट कर लिए जाएंगे। क्यों? आप बोल नहीं सकते। नहीं तो आपकी अंतिम प्रतिक्रिया तो इसमें डेमोक्रेसी तो कहीं रह नहीं गई। एक लोकतांत्रिक देश में अब ये फिर लोकतंत्र
बढ़ रहा है या घट रहा है? बोलिए। हाँ, सर मैं ये कहना चाहूंगा कि धारा 66A खत्म हो जाने से कोई ये नहीं कह सकता कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर वो गलत करेगा। जी, अगर अगर गलत व्यक्तियों को ये सोचकर खुश नहीं होना चाहिए राइट। कि वो कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें, तो उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। हाँ, सरकार को ये जरूर चाहिए कि इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया जाए। एक सीमा, जैसे सेंसर बोर्ड में आने के बाद सावन कुमार जी ने कुछ शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया, ऐसी अगर कुछ चीजें आम जनता की समझ के लिए यदि बना दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आज की चर्चा को यही विराम देते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, आज की चर्चा को यही विराम देते हुए अपने दोनों मेहमानों हरगोविंद अरोड़ा जी और एडवोकेट डी त्रिपाठी जी और हमारे साथ जुड़े खालिद आजाद साहब का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम। को सुख पहुंचाना और उनका हित करना भगवान ने तुम्हारे जिम्मे दिया है। दंड देना तो उनका अपना काम है। किसी को दंड देने की चाह करके भगवान के आसन को छीनने की चेष्टा मत करो।